हेलो स्टूडेंट्स। तो लेक्चर 2 आज हमारा रहेगा फ्लूइड मैकेनिक्स। हम लोग पढ़ रहे हैं, करेक्ट। लेक्चर 1 में हम लोगों ने बेसिक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज देखी थी फ्लूइड से रिलेटेड, व्हाट इज फ्लूइड से भी देखा। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रेशर की। प्रेशर क्या होता है, प्रेशर मेजरमेंट कैसे होता है, वो सारी चीजें देखने वाले। तो अगर मैं बात करूं प्रेशर की, तो बेसिक प्रेशर का फार्मूला आप सारे बच्चों को पता होता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। बट यहाँ पे जो हमारे पास फोर्स है, इस फोर्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ये फोर्स जो आपका है वो बेसिकली एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए, नॉर्मल फोर्स होना चाहिए। इट मींस एरिया अगर है जहां पर भी, तो फोर्स ऑलवेज एक्ट करना चाहिए नॉर्मल टू दैट एरिया। एंड कंप्रेसिव इन नेचर होना चाहिए, मींस टेंसाइल नेचर का नहीं होना चाहिए अगर मैं बात करने वाला हूं किसकी, प्रेशर की, करेक्ट। तो एक बेसिक फार्मूला है। आगे अगर मैं पढ़ता हूं तो लिखा है कि प्रेशर इज ड्यू टू सम मास ऑफ द फ्लूइड। अगर मास नहीं होगा तो प्रेशर नहीं होगा, सिंपल सी चीज है। तो लिखा है कि भाई इफ देयर इज नो मास और फ्लूइड द प्रेशर विल बी जीरो एंड इट इज नोन एज एब्सोल्यूट जीरो और एब्सोल्यूट वैक्यूम। ठीक है, तो प्रेशर जो भी होगा वो जस्ट बिकॉज ऑफ मास ऑफ फ्लूइड होगा। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो जैसे हमारे पास यहाँ पे दो ब्लॉक्स लिखे हैं, एक में बोला है कि एयर है, मास m, प्रेशर है p। दूसरे में बताया एयर क्या, मास जीरो है। इट मीन्स अगर एयर है ही नहीं, कोई पार्टिकल ही नहीं है, तो प्रेशर क्या है हमारा, जीरो है। और इसको हम लोगों ने क्या बोला, एब्सोल्यूट जीरो और एब्सोल्यूट वैक्यूम प्रेशर। ठीक है। फोर्स ड्यू टू प्रेशर की अगर मैं बात करता हूँ कि अगर कहीं पर प्रेशर एक्ट कर रहा है तो उसकी वजह से अगर मुझे फोर्स निकालना होगा, तो फोर्स का वेक्टर हम लोग लिख सकते हैं प्रेशर इंटू एरिया इंटू एन कैप। एन कैप इज, बिकॉज देखो एन कैप मैंने यहाँ पे क्यों लगाया, डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि प्रेशर हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है बट फोर्स हमारा वेक्टर क्वांटिटी होता है, करेक्ट। तो लेकिन जो एन कैप है ये यूनिट वेक्टर है विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ एरिया। हमेशा जो एरिया रहेगा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये एन कैप आपका लिया जाएगा, करेक्ट। नेक्स्ट अगर मैं बात कर लेता हूँ यूनिट एंड डायमेंशंस की, तो हमको फार्मूला पता था प्रेशर का। प्रेशर का जो फार्मूला था, जो प्रेशर का हमारा जो फार्मूला था वो क्या था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो आप जानते हैं सारे बच्चे कि जो फोर्स होता है उसका यूनिट होता है न्यूटन, एरिया का हो गया मीटर स्क्वायर। तो हमारा प्रेशर का जो यूनिट हो जाएगा दैट यूनिट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर एंड इट इज ऑल्सो नोन एज पास्कल। ठीक है। अब पास्कल जो होता है वो बहुत ही स्मॉल यूनिट होता है, छोटा यूनिट होता है। तो इसके लिए हम लोग यूज जो करते हैं प्रैक्टिकली वो क्या करते हैं, जैसे किलो पास्कल हो गया, बार हो गया, मेगा पास्कल हो गया, किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर, पीएसआई, ये कुछ और प्रैक्टिकल यूनिट्स हैं आपके। ठीक है। तो जैसे 1 किलो पास्कल को पास्कल में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, 10 to the power 3 पास्कल हो जाएगा। 1 बार है अगर मेरे पास, तो 1 बार को मैं क्या लिख सकता हूँ, 10 to the power 5 पास्कल होता है। ठीक है। मेगा पास्कल को आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। यहाँ पे आपको एक यूनिट दिख रहा है 1 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अभी अगर मैं किलोग्राम फोर्स को न्यूटन में कन्वर्ट करता हूँ, तो हम सारे बच्चे जानते हैं कि 1 किलोग्राम फोर्स इज इक्वल टू 9.81 न्यूटन। एंड सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कन्वर्ट करूंगा तो इट इज 10 to the power -4 मीटर स्क्वायर। तो इट विल बी 9.81 इंटू 10 to the power -4 पास्कल। तो ये बेसिक यूनिट कन्वर्जन है, करेक्ट। एक यूनिट और भी होता है पीएसआई। तो पीएसआई जो होता है वो आपका लगभग 6.89 किलो पास्कल होता है। तो बेसिक यूनिट कन्वर्जन है, इसको आप ध्यान रखेंगे जब न्यूमेरिकल्स होगा। तो न्यूमेरिकल में बेसिक यूनिट कन्वर्जन का ध्यान रखना होता है क्योंकि यूनिट्स में बच्चे कई मिस्टेक्स करते हैं। डायमेंशन की बात कर लेंगे तो हम इसी सेम फार्मूले से डायमेंशन भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा हो गया यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ प्रेशर। अब जैसे हमने कभी टर्म पढ़ा था, उसमें लिखा था एब्सोल्यूट प्रेशर। क्या होता है एब्सोल्यूट प्रेशर, तो बोल रहा है कि एक्चुअल प्रेशर एट अ गिवन लोकेशन इज नोन एज एब्सोल्यूट प्रेशर। किसी भी लोकेशन पे जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ प्रेशर है उसको एब्सोल्यूट बोला। तो भाई मेजरमेंट कैसे करें, देखो एब्सोल्यूट प्रेशर इज ऑलवेज मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट जीरो और एब्सोल्यूट वैक्यूम। मींस
जीरो प्रेशर से कितना एक्स्ट्रा प्रेशर है किसी जगह पर, वो रिप्रेजेंट करता है एब्सोल्यूट प्रेशर को। बोल रहा है एब्सोल्यूट प्रेशर कैन नॉट बी नेगेटिव। ये पॉइंट आप अच्छे से याद रखेंगे कि जो एब्सोल्यूट प्रेशर होता है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है। अब जैसे हमारे पास दो कंटेनर है, एक कंटेनर में गैस ए है, दूसरे में गैस बी है। तो एक कंटेनर में लिखा है 2.0 बार। तो ये जो 2.0 बार है, इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट प्रेशर ऑफ ए जो है वो कितना है, 2 बार है। और ये रिप्रेजेंट कर रहा है 0.5 बार की अगर गैस है, तो एब्सोल्यूट प्रेशर जो इसका है वो 0.5 बार है, क्योंकि हमने अभी इधर कोई भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर कंसीडर नहीं किया। तो बात आई एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। तो व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर? बोल रहे कि द प्रेशर विच इज एक्सर्टेड बाय इन्वायरमेंटल मास अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस। जो आपका इन्वायरमेंटल मास मींस जो आपकी एयर है, आसपास में आपके पास जो एयर है, जो इन्वायरमेंट है, उसका जो फ्लूइड्स है, उसमें पार्टिकल्स हैं, उनका जो मास है जो आप पर प्रेशर एक्सर्ट करता है, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बट हाँ उसकी कुछ कंडीशन है कि हम एट सी लेवल एयर बात करते हैं एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड, तो उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर मैं बात करता हूँ वेरिएशन ऑफ लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर विद एल्टीट्यूड, ठीक है, कि किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे एल्टीट्यूड के साथ साथ प्रेशर कैसे चेंज होता है। तो बेटा इन जनरल इट इज ऑब्जर्व्ड दैट ऑन गोइंग 1 किलोमीटर एल्टीट्यूड, अगर मैं सी लेवल से 1 किलोमीटर ऊपर चला जाता हूँ, देन द प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और एल मैंने क्यों लिखा है, लोकल, इट रिप्रेजेंट्स लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट इज नॉट स्टैंडर्ड वैल्यू, क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू फिक्स रहेगी। सी लेवल एयर एट 15 डिग्री सेंटीग्रेड जो भी प्रेशर एक्सर्ट करेगी, दैट इज द स्टैंडर्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लोकल जो है, 1 किलोमीटर की हाइट का जो एल्टीट्यूड होता है उसमें 10% डिक्रीमेंट होता है। सिंपल सा चीज है कि अगर यहाँ पर पीएटीएम लोकल है, तो 1 किलोमीटर ऊपर हमारा 0.9 पीएटीएम लोकल होगा। ठीक है। अब जैसे आगे देखो, इसमें कुछ एक पॉइंट दे रहा है कि इट इज ऑब्जर्व्ड दैट नोज ब्लीडिंग अकर्स एट हाई एल्टीट्यूड। अगर आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हो तो नोज ब्लीडिंग होने लगती है। नोज ब्लीडिंग इसलिए होते लगती है, उसकी वजह ये है क्योंकि हमारे बॉडी का जो प्रेशर है, ब्लड प्रेशर, वो ज्यादा है, और बाहर एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। तो इनसाइड द बॉडी प्रेशर अगर ज्यादा हो गया, आउटसाइड द बॉडी प्रेशर कम है, तो उसकी वजह से नोज ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और क्या है कि इट इज ऑब्जर्व्ड दैट कुकिंग टेक्स लॉन्गर टाइम इन हायर एल्टीट्यूड। ऐसा भी देखा गया है कि कुकिंग जो होती है वो ज्यादा टाइम लेती है, कहाँ, हायर एल्टीट्यूड पे। मीन्स अगर जैसे सपोज आप दो फ्रेंड थे, और दोनों फ्रेंड को क्या करना है, मैगी पकानी है। अब एक ने इस पहाड़ के नीचे, इस माउंटेन के नीचे बेस पे बैठ के मैगी पकानी है, एक को ऊपर जाके मैगी पकानी है। तो देखा जाएगा कि जो ऊपर वाले का मैगी है वो टाइम ज्यादा लेगा एज कम्पेयर टू नीचे वाले का। क्यों? रीजन आपके सामने लिखा भी है। रीजन में क्या लिखा है कि विद एल्टीट्यूड पी एटमॉस्फेरिक लोकल डिक्रीजेस। अब जो लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, एल्टीट्यूड के साथ साथ क्या होता है, कम होता जाएगा। हेंस करस्पॉन्डिंग टी सैचुरेशन ऑफ वाटर, सैचुरेशन टेम्परेचर ऑफ वाटर जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। प्रेशर डिक्रीज हुआ तो उसकी वजह से सैचुरेशन टेम्परेचर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ठीक है। और उससे क्या होता है कि वाटर बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर, वाटर लोअर टेम्परेचर पे ही बॉयल होने लगता है। तो देखो, केवल बॉइलिंग से आपका खाना नहीं बन रहा है, खाना बन रहा है टेम्परेचर से। अब नीचे क्या हो रहा है, वाटर 100 डिग्री पे बॉयल हो रहा है, ऊपर क्या हो गया, सपोज फॉर एग्जांपल मान लो 80 डिग्री पे बॉयल हो रहा है, तो 80 डिग्री पे खाना थोड़ी बनने लगेगा, वो तो हमारा केवल क्या हुआ, वाटर बॉयल होने लगा। ठीक है। तो बॉइलिंग स्टार्ट्स अपने जो भी उसका मेल्टिंग पॉइंट है उससे पहले ही वो, सॉरी मेल्टिंग पॉइंट बोल दिया, उसका जो स्टीम पॉइंट है उससे पहले ही बॉइलिंग स्टार्ट हो जाती है। ठीक है। तो होता क्या है कि वाटर बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर एंड कुकिंग टेक्स लार्जर टाइम। ठीक है। आगे ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को अच्छे से आप याद रखें।
जैसे बोल रहा है कि भाई देखो प्रेशर्स को दिखाया गया है, जैसे अभी हम लोगों ने देखा ना कि एब्सोल्यूट प्रेशर था, गेज था, वैक्यूम था। तो मैंने यहाँ पे एक लाइन दिखाई है जिसको मैंने बोला है एब्सोल्यूट जीरो और एब्सोल्यूट वैक्यूम प्रेशर, ठीक है। और यहाँ पर एक इस कलर की लाइन दिखाई है जिसको मैंने बोला है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर लोकल, लोकल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, करेक्ट। अच्छा, आगे। अब किसी जगह पर ऐसा भी हो सकता है कि इस एटमॉस्फेरिक लोकल प्रेशर से ज्यादा प्रेशर हो जाए, या कोई ऐसी भी लोकेशन हो सकती है कि लोकल प्रेशर से कम प्रेशर है। तो देखो, अगर आप मेजर्ड विद रिस्पेक्ट टू एब्सोल्यूट वैक्यूम, अगर आपने यहीं से मेजरमेंट किया तो कोई भी प्रेशर हो उसको आप एब्सोल्यूट प्रेशर बोलोगे। बट अगर आपका किसी जगह पर कोई एक ऐसा प्रेशर है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा है, तो इस प्रेशर को अगर आप जीरो लाइन से देख रहे हो तो उसको एब्सोल्यूट प्रेशर बोलोगे। बट अगर इसी प्रेशर का मेजरमेंट आप विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर से करोगे, वहां के एटमॉस्फेयर से कंपेयर करोगे, आप ये देखोगे कि अच्छा यहाँ एटमॉस्फेयर में तो 1 बार है, बट 4 बार है, इट मीन्स एटमॉस्फेयर से 3 बार ज्यादा है। तो वो जो 3 बार है एक्चुअल में ये डिफरेंस, उसको बोलते हैं गेज प्रेशर। एंड गेज प्रेशर को हम हमेशा दे सकते हैं एब्सोल्यूट माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। हाँ, अगर वही सेम केस हो गया कि मेरा प्रेशर क्या हो गया, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे कम हो गया, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उससे कम हो गया, तो अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हमारा प्रेशर कम हो जाएगा तो मैं उसको बोलता हूँ वैक्यूम प्रेशर और नेगेटिव गेज, ठीक है। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैक्यूम प्रेशर और नेगेटिव गेज, ठीक। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पास्कल लॉ पढ़ेंगे, हाइड्रोस्टैटिक लॉ पढ़ेंगे, उसको किस तरह से प्रेशर को मेजरमेंट कैसे किया जाता है। तो इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। थैंक यू।